नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम पूरी आँख की संरचना देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। यानी कि हमारी आँखें लाइट से रिएक्ट करती हैं, प्रकाश के प्रति क्रिया करती हैं। तो आँख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। तो हमारी जो देखने की क्षमता है ये किसके कारण है? हमारी आँखों के कारण ही हम ये दुनिया देख पाते हैं। तो मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। तो आपको लगता होगा इतने तो रंग होते ही नहीं होंगे, 1 करोड़ रंग। हमने तो स्कूल में बहुत ही कम रंगों के बारे में पढ़ा है। तो एक एक रंग में भी बहुत सारे शेड होते हैं। जैसे लाल रंग है ना, तो हमने तो सिर्फ लाल रंग के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन लाल रंग के अंदर भी कई सारे शेड्स होते हैं। तो जो हमारी आँखों की क्षमता है ना, वो 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकती है। और मानव आँख का जो व्यास है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है और यह लगभग एक गोलाकार गेंद होती है जो कि तरल पदार्थ से भरी होती है। तो जो हमारी आँखों की संरचना है, अगर हम बाहर से देखें अपनी आँखों को, तो ऊपर और नीचे पलकें होती हैं जिन्हें लिड कहा जाता है। ऊपर वाली टॉप लिड यानी ऊपर की पलक और नीचे वाली बॉटम लिड नीचे की पलक। और जो ये पलकें होती हैं इनके ऊपर आई लैश होते हैं। तो जो आई लैश होती हैं ये हमारे आँखों को धूल मिट्टी वगैरह इससे बचाती हैं। उसके बाद जो हमारी आँखों का सफ़ेद वाला भाग होता है इसे स्क्लेरा कहते हैं। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आँखों का जो वाइट वाला भाग होता है इसे स्क्लेरा कहा जाता है। और जो हमारे आँखों के बीच में जो रिंग टाइप गोल वाला भाग होता है जिसे हमारी आँखों का कलर डिसाइड होता है उसे आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के बीच में काले रंग का डॉट होता है। सबकी आंखों में जो आइरिस का रंग है वो तो अलग हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, लेकिन जो बीच में पुतली होती है ना वो हमेशा काली होती है। तो जो प्यूपिल होती है, पुतली होती है आँख की, ये काले रंग की होती है। तो ये तो आँख की बाहर से संरचना है। अगर हम आँख के अंदर से संरचना देखें तो देखिए, आँख का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। अगर आप अपनी आँख के बीच में टच करेंगे ना तो आपको जो इसके ऊपर की चिकनी परत है ना वही कॉर्निया होती है। तो आँख के ऊपर जो चिकनी सी परत है वो कॉर्निया होती है। इसी के कारण आँख में उभार होता है। तो आँख का जो ये उभरा हुआ भाग है इसे कॉर्निया कहते हैं। और इस कॉर्निया के पीछे आइरिस होती है। मैंने आपको बताया कि जो रिंग टाइप भाग होता है, जो हमारी आँख का सफ़ेद वाला भाग है, उसे स्क्लेरा कहेंगे। स्क्लेरा के बीच में आप देखेंगे तो ये क्या होता है? आइरिस होता है। और आइरिस के बीच में आँख की पुतली होती है जिसे प्यूपिल कहते हैं। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले यहाँ पर इसकी संरचना देख रहे हैं। इसके बाद इसके पीछे हमारी आँख का लेंस होता है। और जो ये लेंस होता है ना, इसको कौन सी मांसपेशी पकड़ कर रखती है? तो सिलेरी मांसपेशी इसको पकड़ कर रखती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। जो हमारी आँख का लेंस है इसे कौन सी मांसपेशी पकड़ कर रखती है? तो सिलेरी मांसपेशी। और हमारी आँख के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? तो लेंस से पीछे और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है इसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। और ये आप देख रहे हैं ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं। और इसके पीछे ऑप्टिक नर्व होती है जो कि हमारे मस्तिष्क तक जाती है। और ये आँख का जो पीछे वाला भाग है इसे रेटिना कहा जाता है। यहीं पर जो भी प्रतिबिंब होता है ना वो हमारे रेटिना पर ही बनता है। जो भी हम देखते हैं वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब होता है ना वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर ही बनता है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से आँख की संरचना बता दी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा। तो स्क्लेरा मैंने आपको बताया कि ये जो आँखों का वाइट वाला भाग होता है ना इसी को स्क्लेरा कहा जाता है। और यह आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है। जब भी आप आँख देखते हैं ना
तो ज़्यादातर आपको वाइट वाला ही एरिया दिखाई देता है। तो ये आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है। और विभिन्न आँख के रंगों और समस्याओं के साथ जो स्क्लेरा की रंग और संरचना में भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि किसी को कोई फ्लू हो जाए तो जो ये वाइट वाला भाग है ये लाल हो जाता है, या आपकी नींद ना पूरी हुई हो तब भी वाइट वाला भाग लाल हो जाता है। तो कभी कभी इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन इसका वैसे रंग कौन सा होता है? सफ़ेद रंग। और स्क्लेरा का मुख्य काम क्या होता है? तो आँख को संरक्षित रखना यानी कि प्रोटेक्ट रखना इसका काम होता है, और यह आँख की आकार को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही उसे खराब होने या घातक प्रभावों से बचाता है। तो मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता रहूँगा कि यहाँ से प्रश्न क्या बनता है। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि आँखों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो स्क्लेरा। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि आँखों की सफ़ेद वाली पट्टी को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आँखों की सफ़ेद वाली पट्टी को क्या कहा जाएगा? तो इसे श्वेत पटल या स्क्लेरा कहा जाएगा। तो ज़्यादातर जो इसके इंग्लिश नेम है ना, यही आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी को हिंदी में लिख देते हैं। तो स्क्लेरा को आँखों की सफ़ेद पट्टी कहा जाता है। तो ये दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं आँखों का अगला भाग है कॉर्निया। तो यह आँखों के बाहर एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है। तो आँखों का जो उभार होता है इसी के कारण होता है। तो अगर आप अपनी आँख को टच करेंगे ना बीच में, तो आपको पता लगेगा एक चिकनी सी सतह होती है। तो यही जो पतली झिल्ली होती है ना आँखों के सबसे ऊपर, यही कॉर्निया होती है, और ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो श्वेत पटल के सामने यानी कि स्क्लेरा के सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है, और प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से ही आँख में प्रवेश करता है। तो जब भी कोई हम वस्तु देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। तो जो लाइट होती है ना वो हमारे कॉर्निया के माध्यम से ही आँख में प्रवेश करती है। और नेत्र दान के समय जब भी हम अपनी आँखों का दान करते हैं ना, तो केवल कॉर्निया का ही दान किया जाता है, पूरी आँख का दान कभी नहीं होता। जो आँख का कॉर्निया वाला भाग होता है ना, केवल इसी का दान होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि नेत्र दान करते समय क्या पूरी आँख दान दी जाती है, केवल कॉर्निया दान दिया जाता है, आँख का लेंस दान दिया जाता है? तो याद रखिएगा कि नेत्र दान करते समय केवल कॉर्निया का ही दान दिया जाता है, पूरी आँख का दान नहीं दिया जाता। उसके बाद है कि कॉर्निया का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम आँख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना है और प्रकाश को आँख के अंदर पहुँचने देना है। अगर प्रकाश आँख के अंदर पहुँचेगा नहीं तो हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देगी? तो प्रकाश को आँख के अंदर पहुँचने देना किसका काम है? कॉर्निया का। तो कॉर्निया से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो ज़्यादातर कॉर्निया से यही प्रश्न बनता है कि नेत्र दान करते समय आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आँख के कॉर्निया का दान दिया जाता है। तो यही प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके बाद देखते हैं आइरिस, जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। तो आइरिस क्या है? तो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशीय उत्तक और रिंग जैसी संरचना को आइरिस के रूप में जाना जाता है। तो आपकी आँख का जो सफ़ेद वाला भाग है, इसके बीच में जो गोल रंग की मांसपेशीय टिश्यू होता है, किसी में ये काले रंग का होता है, किसी में ब्राउन रंग का और किसी में ब्लू रंग का। तो इसी को आइरिस कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये है आइरिस, और आइरिस के बीच में जो काले रंग की है यह है पुतली, जिसे प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस के बीच में ही प्यूपिल यानी कि पुतली होती है। तो आइरिस मानव आँख की महत्वपूर्ण भाग है जो कि आँख के पीछे स्थित होता है, और यह रंगीन होता है और आँख का रंग इसी से निर्धारित होता है। तो किसी की भी आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? हम कहते हैं ना कि उसकी भूरी आँखें हैं या उसकी काली आँखें हैं। तो आँख का रंग आइरिस से डिसाइड होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। और जो आइरिस का आकार और पैटर्न होता है ना, ये हर व्यक्ति में अलग होता है। जिससे क्या होता है? जिससे हर व्यक्ति की आँखों की पहचान संभव होती है। तो जैसे आपके जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, उसके जो पैटर्न होते हैं हर एक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति
साइन नहीं कर पाता, सिग्नेचर नहीं कर पाता, तो वो अंगूठा लगाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जो अंगूठे के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार जो हमारी आइरिस होती है ना, इसमें भी पैटर्न बने होते हैं। इसको अगर आप जूम करके देखेंगे ना तो इसमें पैटर्न बने होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के आइरिस का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी आँखों का स्कैन होता है ना, आपके आगे दूरबीन की तरह एक पहनाया जाता है, उसे आइरिस स्कैनर कहते हैं। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो उसके द्वारा आपकी आइरिस का स्कैन किया जाता है। तो कई कई जगहों पर जहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं ना, वहाँ पर आपकी आइरिस का स्कैन होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो आइरिस होती है उसमें जो पैटर्न होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कि आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल्स कहा जाता है, जो कि रोशनी को आँख के अंदर प्रवेश कराने का कार्य करता है। तो आइरिस के मध्य में प्यूपिल यानी कि पुतली होती है। तो आइरिस प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पुतली के आकार को बदलने में जिम्मेदार होता है। तो आप देखेंगे ना, जो आपके आँख की पुतली होती है, तो पुतली कौन सी होती है, मैंने आपको बताया ना कि जो आइरिस है उसके बीच में जो ब्लैक रंग का डॉट आप देखेंगे, ये क्या है, ये आँख की पुतली है। और जो प्रकाश होता है वो आँख की पुतली से ही आँख के अंदर प्रवेश करता है। तो कभी आप देखेंगे कि जो पुतली है ये छोटी हो जाती है और कभी ये पुतली बड़ी हो जाती है। तो ये छोटी कब होती है और बड़ी कब होती है, तो जब भी तेज प्रकाश होता है ना, जैसे आप बाहर धूप में अचानक से निकलें या आपकी आंखों के आगे तेज प्रकाश आ गया, बहुत तेज़ी से रोशनी आ गई, तो ये पुतली छोटी हो जाएगी। क्योंकि इसी के माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है। तो आप वैसे सोचिए कि जब बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा तो क्या होगा, पुतली सिकुड़ जाएगी। लेकिन जब बहुत कम प्रकाश होगा तो ये पुतली बड़ी हो जाएगी। क्योंकि उस समय आँखों के अंदर ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत है, ये पुतली अपने आप को बड़ा कर लेगी। तो कम प्रकाश में जो आँखों की पुतली होती है ये बड़ी हो जाती है और तेज़ प्रकाश में जो आँखों की पुतली होती है ये छोटी होती है। और इस पुतली को छोटा बड़ा करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो जो आइरिस है ना, यही इसको नियंत्रित करती है। यानी कि पुतली के आकार को बदलने में जो आइरिस है यही जिम्मेदार होती है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप छत पर गए हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी है और जैसे ही आप कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, भले ही कमरे में रोशनी हो लेकिन आपको थोड़े समय के लिए दिखाई नहीं देता, आप तुरंत लाइट जला लेते हैं। जबकि कमरे में रोशनी होती है लेकिन आप ज़्यादा रोशनी से कम रोशनी में आए हैं, तो अभी आपकी जो आँखों की पुतली है, पहले जब तेज़ रोशनी में थे तो वो सिकुड़ चुकी थी। अब आप कमरे में प्रवेश कर गए, इसीलिए आपको अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे जो पुतली है अपने आप को फैलाने लगेगी, तब आपको कमरे में भी दिखाई देने लगेगा। तो तेज प्रकाश में जो पुतली होती है छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है। तो आइरिस से क्या क्या प्रश्न बनता है, तो पहला प्रश्न तो ये कि जो आँख का कलर होता है ये किससे डिसाइड होता है, तो आइरिस से ही आँख का रंग निर्धारित होता है। और दूसरा प्रश्न ये कि बायोमेट्रिक के समय आँख का कौन सा भाग स्कैन होता है, तो आइरिस को ही स्कैन किया जाता है। और तीसरा प्रश्न ये कि जो पुतली होती है इसके आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस ही पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो ये 3 प्रश्न आपको यहाँ से याद करने हैं। उसके बाद आगे है पुतली, जो कि हमने पढ़ा, प्यूपिल। तो आइरिस में एक छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है। जो आइरिस है इसके बीच में पुतली होती है और ये हमेशा ही काले रंग का होता है। आपकी आँख का रंग कोई भी हो लेकिन पुतली का रंग काला ही होता है और इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो इसका आकार है वो आइरिस की सहायता से कंट्रोल होता है और जब तेज प्रकाश होता है तो पुतली छोटी हो जाती है और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली बड़ी हो जाती है। इसके बाद आगे है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, तो यह एक प्रकार का लिक्विड होता है, द्रव होता है, जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है।
तो जो हमारी आँख में लेंस होता है और आइरिस होता है, इसके बीच में एक द्रव होता है। इस द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं और यह आपकी आँखों को फुलाए रखता है। आपकी आँखें आगे से फूली हुई हैं तो यह क्या करता है, आपकी आँखों को फुलाए रखता है, क्योंकि इसके बीच में लिक्विड भरा होता है। और इसके अलावा यह आँख के अंदरूनी हिस्से यानी कि लेंस और कॉर्निया को अंदर से पोषण देता है और पोषण के साथ उस पर जो वेस्ट होता है, मेटाबोलाइट्स होता है, उसको भी ये हटाता है। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आँखों के आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। तो दो लिक्विड हैं, एक है एक्वस ह्यूमर और दूसरा है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो यह एक द्रव होता है जो लेंस तथा रेटिना के बीच में पाया जाता है। तो देखिए, जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, वो लेंस के आगे होता है और जो विट्रस ह्यूमर होता है ये लेंस के पीछे होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि एक्वस ह्यूमर लेंस के आगे पाया जाता है और विट्रस ह्यूमर लेंस के पीछे पाया जाता है। तो यह एक द्रव होता है जो लेंस तथा रेटिना के बीच में पाया जाता है। और विट्रस ह्यूमर का मुख्य काम क्या है, तो आँख को अपनी स्थिति में बनाए रखना, आँख की संरचना को स्थिर रखना और आँख के आकार को मध्यम स्थिति में बनाए रखना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आँख गोलाकार है, तो ज़्यादातर जो बीच में ये कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, तो यही विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। और यह पदार्थ आँख के बीच की जगह को भरता है और आँख के अंदर की दिशा को पोषित करता है। तो आँख के अंदर की दिशा को ये पोषण देता है और आँख के अंदर ये द्रव भरा होता है। कौन सा, विट्रस ह्यूमर। इसके बाद है लेंस। तो पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसे लेंस कहा जाता है। और जो लेंस होता है इसे कौन पकड़ कर रखता है, तो सिलेरी मांसपेशियाँ इसे पकड़ कर रखती हैं। तो पहले हम सिलेरी मांसपेशियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिलेरी मसल कौन सी होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि बीच में जो वाइट रंग का है ये लेंस है। तो इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से किसने पकड़ कर रखा है, तो सिलेरी मसल ने पकड़ कर रखा है। नहीं तो जो लेंस है वो अपनी जगह से हट जाए। तो इसे पकड़ कर कौन रखता है, तो सिलेरी मसल इसे पकड़ कर रखती हैं। तो सिलेरी मांसपेशियाँ लेंस को पकड़ कर रखती हैं और ये लेंस की फोकस दूरी को भी नियंत्रित करती हैं। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपकी जो फोकस दूरी है ये कम दूरी पर है, लेकिन उसी समय आप दूर देखते हैं तो अब आपकी फोकस दूरी बढ़ गई ना। तो आपकी आंख को भी तो जो अपनी फोकस दूरी है वो बढ़ानी और घटानी पड़ती है। तो ये फोकस दूरी बढ़ती और घटती कैसे है, तो इसका नियंत्रण सिलेरी मांसपेशी करती है। कैसे, तो मैंने आपको लेंस वाली वीडियो में बताया था कि जो भी लेंस जितना पतला होगा उसमें से जो प्रकाश है वो उतना आगे तक गुजर पाएगा, लेकिन अगर लेंस मोटा होगा तो उसमें से जो प्रकाश है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर हमें दूर देखना है तो दूर देखने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमारे लेंस को पतला होना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कोई नज़दीक की चीज़ पर फोकस करना है तो लेंस को मोटा होना पड़ेगा। तो ये लेंस को मोटा और पतला करता कौन है, तो सिलेरी मसल करती हैं। कैसे करती हैं, तो जब सिलेरी पेशियाँ फैलती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। फैलने का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जब हमारे लेंस पर दबाव पड़ता है तो जो लेंस है, जाहिर सी बात है, ऊपर से भी और नीचे से भी जब प्रेशर पड़ रहा है तो लेंस मोटा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब हम नज़दीक की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कम फोकस दूरी चाहिए। उस समय जो ये पेशियाँ होती हैं ये फैल कर लेंस पर दबाव डालती हैं, और जब हमें दूर की चीज़ पर फोकस करना होता है तब ये सिलेरी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो रिलीज़ होता है। तो जो नेत्र का लेंस होता है ये भी पतला हो जाता है और इससे हमारी जो फोकस दूरी है बढ़ जाती है। तो सिलेरी मसल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये क्या करती है, हमारे लेंस को पकड़ कर रखती है और लेंस की फोकस दूरी को भी ये कंट्रोल करती है। तो वापस अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहा जाता है, और सिलेरी मांसपेशियों की क्रिया से ये रेटिना पे प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है। तो जो हमारे आँख में प्रतिबिंब बनता है ये कहाँ पर बनता है, तो पीछे आप देख रहे हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और मैंने आपको बताया कि फोकस दूरी कौन कंट्रोल करता है, तो सिलेरी मांसपेशियाँ
कंट्रोल करती हैं। तो दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो ये लेंस है यह पतला हो जाता है, और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह मोटा हो जाता है। जैसा कि आप ये इमेज में भी देख रहे हैं कि दूर की वस्तुएं अगर हमें देखनी है तो लेंस को पतला होना पड़ेगा, और नज़दीक की वस्तुओं पर अगर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है तो ये जो लेंस है ये मोटा हो जाता है। और जो मानव लेंस है ना, ये कौन से लेंस की भांति कार्य करता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो मानव लेंस है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसके बाद आगे हम रेटिना के बारे में पढ़ते हैं। तो मनुष्य की आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है, और मानव आँखें एक वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनाती हैं। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी वस्तु हम देखते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारी आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना आँखों से अंदर पीछे की तरफ एक उत्तक की एक पतली सी परत जैसा होता है, और यह ऑप्टिकल नस के पास होता है। तो पीछे ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। उसके आगे आप देखेंगे कि रेटिना होता है, और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना का काम है उस रोशनी को प्राप्त करना जिसे लेंस ने फोकस किया है, और उस रोशनी को सामान्य संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को संकेत भेजना ताकि आप देख सकें। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि हमारी आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और आँख का पर्दा किसे कहा जाता है, तो रेटिना को ही आँख का पर्दा कहा जाता है। और नेत्र के रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो कैसे बनती है, तो वो वास्तविक और उल्टी बनती है। तो आप तो कहते होंगे कि हम तो जो भी वस्तु देखते हैं वो तो हमें सीधी दिखाई पड़ती है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा कैसे बनता है। तो देखिए, जो भी प्रतिबिंब है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि सामने एक बल्ब है, इसका जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर उल्टा बनता है। लेकिन ये उल्टा प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई कैसे देता है, क्योंकि इसके बाद ये जो संकेत है दिमाग को भेजा जाता है, और ये जो हमारा दिमाग है इस प्रतिबिंब को हमें सीधा दिखाता है। यानी कि रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, उस इमेज को सीधा करके दिखाता है। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं कि जो बल्ब है यह हमारी आँखों के आगे है, और उसके बाद जो इसका रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है वो तो उल्टा बन रहा है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में इसकी जो इमेज है वो सीधी बन रही है, और हमारा मस्तिष्क इसको सीधा दिखाता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसके बाद आगे है ऑप्टिक नर्व, जिसे ऑप्टिक तंत्रिका कहते हैं। तो ऑप्टिक नर्व आँख जो देखती है उसकी छवियाँ मस्तिष्क तक पहुँचाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रतिबिंब बनता है ये तो रेटिना पर बनता है, पर उसके बाद जो इसकी इमेज है वो मस्तिष्क तक पहुँचाता कौन है, तो ऑप्टिक नर्व इसकी इमेज हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है। और जो हमारी ऑप्टिक तंत्रिकाएँ होती हैं ना, ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें से एक कोन्स होती है जिसे शंकु कहते हैं, और दूसरी सेल होती है रोड सेल, जिसे छड़ कोशिकाएं कहते हैं। तो जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं हैं इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाएं। छड़ को हिंदी में शलाका कोशिकाएं भी कहा जाता है, पर आप इंग्लिश में याद रखिएगा कोन सेल और रोड सेल। तो कोन सेल और रोड सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती हैं ना, इनको आप देखेंगे तो जो रोड सेल है वो एक रोड की भांति होती है, इसीलिए से रोड सेल कहते हैं। और जो कोन सेल है वो एक कोन यानी कि शंकु की तरह होती है, उसकी शेप जो आकृति है ना वो शंकु की तरह होती है, इसीलिए से कोन सेल कहते हैं। तो इनका काम क्या है, तो इनका काम देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि रोड सेल का काम क्या है। तो ऐसी कोशिकाएं जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती हैं, अथवा ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार दंडाकार होता है, रोड की तरह होता है, उसे रोड सेल कहते हैं। इनका काम क्या है, तो यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है, इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। तो जो हमारी आँखें हैं ये कम प्रकाश में भी देख पाती है ना। कई सारे जानवर हैं जो कम प्रकाश में नहीं देख पाते, लेकिन हम जो मनुष्य हैं ये कम प्रकाश में भी देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते हैं, तो इसी रोड सेल के कारण ही
हम कम प्रकाश में देख पाते हैं। और जो उल्लू होता है ना, उल्लू की दृष्टि पटल पर बड़ी संख्या में ये रोड सेल होते हैं, जिसके कारण इसकी रात की दृष्टि काफ़ी तेज होती है। तो आपको पता होगा कि जो उल्लू है उसे रात को दिखाई पड़ता है, तो उसकी रात की जो दृष्टि होती है वो काफ़ी तेज क्यों होती है? तो इसी रोड सेल के कारण उसकी रात की दृष्टि तेज होती है, क्योंकि उल्लू की आंखों के अंदर जो रोड सेल है इसकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो रोड सेल का काम क्या है? तो कम प्रकाश में देख पाना। ये किसके कारण होता है? रोड सेल के कारण होता है। अब दूसरा है कोन सेल। तो कोन सेल का काम क्या है? तो ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती हैं अथवा जो शंकुआकार होती हैं उन्हें कोन सेल कहते हैं, यानी कि शंकु कोशिका कहते हैं। तो इसका काम क्या है? तो कोन सेल के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। तो जो हम डिफरेंट कलर देखते हैं ये किस कारण देख पाते हैं? तो कोन सेल के कारण देख पाते हैं। तो सी से कोन और सी से कलर, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एक तो कम प्रकाश वाला सेल कौन सा हो गया। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि रोड सेल और कोन सेल इनका काम क्या है, आपको ये तो पता चल जाएगा कि एक कम प्रकाश में देखने के काम आता है और एक से हमें विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। तो विभिन्न रंगों का ज्ञान किससे होता है? कोन सेल से होता है। तो सी से कोन, सी से कलर। तो कोन सेल के कारण ही हमें विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। और जो ये शंकु तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि अगर कम रोशनी होगी तो जो कलर है वो हमें सही से नहीं दिखाई देंगे ना। तो क्या आप कम रोशनी में विभिन्न रंगों के अंदर अंतर कर पाते हैं? कई जो चमकीले रंग हैं उनके अंदर तो आप अंतर कर पाएंगे, लेकिन कई जो डल कलर हैं उनके अंदर आप अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कौन से सेल हैं जो हमें रंगों का ज्ञान देते हैं ये तेज रोशनी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो हमारी आँखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है और एक येलो स्पॉट होता है। पहले देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो यह लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है, जहाँ प्रकाश पहुँच तो पाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता। तो जब भी आँख के इस वाले भाग पर प्रकाश पहुँचेगा ना तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसे इसलिए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और एक है पीत बिंदु, जिसे येलो स्पॉट कहा जाता है। तो यह रेटिना के मध्य में एक वृत्ताकार पीला बिंदु होता है और इसका एक और अन्य नाम भी है। तो क्या नाम है? मैक्यूला भी इसे कहा जाता है। और इस पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। जैसे जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन येलो स्पॉट पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक है पीत बिंदु येलो स्पॉट, जिसे मैकुला कहा जाता है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर हमें प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता, इमेज दिखाई ही नहीं देती। तो ये तो हो गई मानव आँख की संरचना। अब आगे हम जो मानव नेत्र की बीमारियाँ होती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो इसमें हमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो ये अपने नाम से उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के आगे बनता है, तो इसी कारण हमें ये दृष्टि दोष होता है। जैसे आप देखेंगे जो नॉर्मल विज़न होगा वहाँ पर जो इमेज होगी वो रेटिना पर बनेगी, लेकिन जब हमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, मायोपिया होगा, तो वहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर नहीं बनेगा, बल्कि रेटिना के थोड़ा आगे बन जाएगा। इसी कारण ये निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल होती है, आँख हमारी गोलाकार संरचना है, तो ये आई बॉल बढ़ जाती है और इसकी जो फोकस दूरी है हमारी आँख की वो घट जाती है, क्योंकि अब हमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई पड़ती, धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि इसकी फोकस दूरी घट जाती है। तो जब भी फोकस दूरी घटेगी जो लेंस की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इसका प्रभाव क्या होता है? तो निकट की वस्तुएं तो दिखेंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। और ज़्यादातर व्यक्तियों में जो ऐनक लगती है वो इसी दोष के कारण लगती है कि उनको निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं
धुंधली दिखाई देती हैं। ज़्यादातर जो विद्यार्थियों में भी ऐनक लगी होती है वो इसी दोष के कारण लगती है कि उन्हें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो इसका उपचार क्या होता है? तो इसमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। अवतल जिसे अपसारी भी कहते हैं। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि अगर निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, दोनों में कौन से चश्मे का उपयोग होता है, तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो एक साइड आप लिख लें कि कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट और दूर में अगर आप अक्षर देखें तो बड़ा कौन सा है? तो निकट में 3 अक्षर हैं और दूर में 2 अक्षर हैं, तो निकट बड़ा है। तो निकट में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो अगर बीमारी बड़ी है तो लेंस भी बड़ा वाला होगा। तो अवतल और उत्तल में बड़ा कौन सा है? बड़ा मतलब कि अक्षर के हिसाब से तो अवतल में 4 अक्षर हैं और उत्तल में 3 अक्षर हैं। तो बड़ी बीमारी तो बड़ा लेंस, छोटी बीमारी छोटा लेंस। तो निकट में कौन से लेंस का उपयोग होगा? अवतल लेंस का उपयोग होगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होगा। तो आगे अब हम दूर दृष्टि दोष देखते हैं। तो इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो मैंने बताया ना, उल्टा है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं ये साफ नहीं दिखाई देती। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना होता है ना, ये रेटिना पर नहीं बनता बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि जो प्रतिबिंब था वो रेटिना के आगे बनता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है ये रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें जो हमारा आई बॉल है, नेत्र गोलक है, ये घट जाता है। लेंस की जो क्षमता है ये भी घट जाती है। जब क्षमता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो जो प्रभाव क्या है कि दूर की वस्तुएं दिख रही हैं, नज़दीक की नहीं दिख रही। उपचार क्या है? तो इसके उपचार के लिए हमें उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना होता है। तो अगली बीमारी क्या है? जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो इसमें जो असमंजस क्षमता होती है ये घट जाती है हमारी आंखों की। तो इस बीमारी में क्या होता है कि ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो औसतन 40 साल के बाद ये बीमारी होती है। आजकल तो जो बीमारियां होती हैं इनका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, पर औसतन देखा जाए तो जो जरा दृष्टि दोष है ये 40 साल की उम्र के बाद होता है। इसमें क्या होता है कि ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो जब दूर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई दे रही और निकट की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई दे रही, तो कौन से लेंस का उपयोग होगा? तो दोनों लेंस का उपयोग होगा। तो इसके उपचार के लिए बायफोकल द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा होता है। तो उत्तल लेंस का काम क्या है? तो उत्तल लेंस से हमें जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देंगी। और अवतल लेंस का काम क्या है? और अवतल लेंस से हमें जो दूर की वस्तुएं हैं ना वो साफ दिखाई देंगी। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको नीचे की ओर देखना होता है, इसीलिए नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। और जब आप सीधा देखते हैं तो ऊपर की ओर देखते हैं, इसीलिए ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। तो जो जरा दृष्टि दोष है इसमें कौन से लेंस का उपयोग होता है? तो द्विफोकस लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अगली बीमारी है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है? तो इसमें जो वर्टिकल रखी हुई चीज़ें होती हैं, सीधी खड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ये हमें तिरछी दिखाई देती हैं। तो तिरछी दिखाई देती हैं, तो इसके लिए कौन सा उपचार है? तो इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग होता है। याद रखिएगा, अबिंदुकता में जो सीधी चीज़ें होती हैं ये तिरछी दिखाई पड़ती हैं। इसके उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग होता है? तो सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग होता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद आगे है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है? इसमें जो हमारे नेत्र का लेंस होता है ना, ये दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि इसकी एक आंख में मोतियाबिंद हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता और इसके कारण जो स्पष्ट प्रतिबिंब है ये रेटिना पर नहीं बन पाता। और यह बीमारी ज़्यादातर
बुढ़ापे में होती है। तो मोतियाबिंद तब विकसित होता है जब आँख के लेंस में प्रोटीन एक परत बनाने लगता है और इसमें लेंस पर मांस छा जाता है, एक पतली सी झिल्ली बन जाती है जिसे ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो आगे हम पार्श्व विस्थापन के बारे में, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये बीमारी नहीं है, तो ये बीमारी ना होकर एक फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है कि अक्षर को जब दर्पण में देखा जाता है तो कुछ अक्षर पलट जाते हैं और इस पलटने की घटना को ही पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। इसी कारण अगर आपने एम्बुलेंस देखी होगी ना, तो एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा होता है ना एम्बुलेंस, उसमें से कुछ जो वर्ड होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं। तो उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि जो हमारे वाहन का जो शीशा है उसमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे और हम एम्बुलेंस को रास्ता दे सकें, इसीलिए उसे उल्टा लिखा जाता है। तो कुछ अक्षर हैं वो पार्श्व विस्थापन नहीं करते, यानी कि वो उल्टे नहीं होते। उन्हें चाहे शीशे में देखो या शीशे के बगैर देखो, वो वैसे ही दिखाई देंगे। जैसे ए को अगर आप शीशे में देखें, उसकी मिरर इमेज देखें, तब भी वो वैसा ही दिखाई देगा। जैसे ए, आई, ओ, एक्स, इनका पार्श्व विस्थापन नहीं होता। इसके अलावा भी कई वर्ड हैं जिनका पार्श्व विस्थापन नहीं होता। तो मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट रहता है, जैसे आपने कोई वस्तु देखी, उसके बाद आपने अपना चेहरा घुमा लिया, तो चेहरा घुमाने के बाद भी आपकी आंख पर उसका जो प्रतिबिंब होता है वो 1/16 सेकंड तक रहता है। ये बहुत ही कम समय होता है, यानी कि 1 सेकंड के 16वें हिस्से जितना जो समय होता है, उतने सेकंड तक उस वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव आपकी रेटिना पर रहता है। और जो हमारी स्वस्थ आँखें होती हैं, ये 6/6 होती हैं। जैसे आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, उसकी जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा होता है कि आपकी आँखों की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 6/6 चाहिए, 6/9 चाहिए, वहाँ पर लिखा होता है। तो जो हमारी स्वस्थ आँखें होती हैं, जिन पर कोई चश्मा नहीं लगा होता, यानी जिन्हें दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती हैं, वो आँखें 6/6 होती हैं। और मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो जैसे जो हमारा फ़ोन का कैमरा होता है उसमें मेगापिक्सल होता है, उसी प्रकार जो हमारी आँखें होती हैं ये 576 मेगापिक्सल की होती हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हमें कोई भी वस्तु साफ देखनी है ना नज़दीक से, तो उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। और 25 सेंटीमीटर से भी अगर आप कोई वस्तु नज़दीक लाएंगे अपनी आँखों के, तो आपकी आँखें दर्द होने लगेंगी। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे एकदम करीब ले आएँ अपनी आँखों के, तो आपकी आँखें दर्द होने लगेंगी, क्योंकि वो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से भी कम हो तो ये वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। और अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए किसी वस्तु को देखने के लिए? तो अधिकतम दूरी अनंत होती है। हमारी आँखों की पावर बहुत ज़्यादा है, तो अधिकतम दूरी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें बहुत दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो हमारी आँखों की अधिकतम दूरी तो अनंत होती है, लेकिन जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद आगे है दर्शन कोण, जिसे विजुअल एंगल कहते हैं। तो कोई वस्तु हमारी आँखों पर जितनी डिग्री का कोण बनाती है, उसी कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। जैसे पास रखी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है तो वो बड़ी दिखाई देती है। कोई भी वस्तु है, अगर आप उसे पास से देखेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग ली गई है, तो अगर आप बिल्डिंग के पास जाकर देखेंगे तो जो बिल्डिंग है वो आपको बड़ी दिखाई देगी, क्योंकि जो उसका विजुअल एंगल है, उसके जो दर्शन कोण है वो बड़ा है। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग को आप दूर से देखेंगे तो वो बिल्डिंग आपको छोटी दिखाई देगी। तो जब वस्तु दूर है तो उसका दर्शन कोण छोटा हो जाता है, तो वह वस्तु छोटी दिखाई देने लगती है। इस डायग्राम से आप देखें, अगर आप दूर से बिल्डिंग को देखेंगे तो बिल्डिंग आपको छोटी दिखाई देगी। तो जब आप दूर हैं तो आपका जो विजुअल एंगल है छोटा है, तो आपको वस्तु छोटी दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आएंगे और बिल्डिंग को नज़दीक से देखेंगे तो आपको ये बिल्डिंग बड़ी दिखाई देगी। अब आपका जो विजुअल एंगल है ये बड़ा हो जाएगा।
पास रखी वस्तु का जो दर्शन कोण होता है वो बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। जब वस्तु दूर हो तो दर्शन कोण छोटा हो जाता है तो वस्तु भी छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव आँख अपने डैश पर किस वस्तु की छवि बनाती है। तो मानव आँख की किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, नेत्र पटल पर, आँख की पुतली पर या रेटिना पर। तो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता कम कहलाती है। तो ये कौन सी बीमारी होती है जिसमें हमें ना तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं ना ही नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो इसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है और इंग्लिश में इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो नेत्रदान में हम आँख के किस हिस्से को दान करते हैं। तो आँख के कॉर्निया वाले भाग को दान करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस का काम क्या होता है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना या इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी पूछी गई है तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। तो इसे नज़दीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। तो इसे कौन सा दोष है। तो इसे निकट दृष्टि दोष है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से चश्मे का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब जरा दृष्टि दोष होता है तो कौन से लेंस का उपयोग होता है, अवतल, उत्तल या उत्तल दर्पण या द्विफोकल लेंस। तो ऑप्शन डी द्विफोकल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु साफ नहीं देख पाता तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही। तो इसे नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही तो इसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो लेंस की फोकस दूरी को कौन कंट्रोल करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलेरी मांसपेशियाँ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किस पक्षी के दृष्टि पटल पर रोड सेल की अधिकतम संख्या और कोन सेल की निम्नतम संख्या होती है। तो किस पक्षी के आँखों में रोड सेल की संख्या अधिकतम होती है। तो उल्लू की आँखों में रोड सेल की संख्या अधिकतम होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।